आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी हमें मिली है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कैलाशपुर की लोक कथाओं से। कहानी का नाम है पुनर्जन्म अमावस की रात की हत्या। हम्म। कैलाशपुर मतलब जैसे इन कथाओं में बताया गया है, दिन में तो एकदम शांत खूबसूरत जगह है पहाड़ों के बीच, लेकिन रात होते ही, खासकर अमावस की रात, माहौल में एक अजीब सा भारीपन सा आ जाता है। हाँ, एक रहस्य जैसा। हाँ बिल्कुल। गांव के कुछ पुराने लोग तो ये भी कहते हैं कि उन रातों में हवेली के पास से किसी की चीखें सुनाई देती हैं, अनसुनी सी। अच्छा। और उनका मानना है कि ये सिर्फ वहम नहीं है, ये जुड़ा है 20 साल पहले हुई एक हत्या से, एक अनसुलझी पहेली। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी के धागों को सुलझाएं, देखें कि क्या राज छुपा है कैलाशपुर में। बिल्कुल। और जब हमने भी इस लोक कथा को देखा तो ये लगा कि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी या भूत प्रेत की कहानी नहीं है। इसमें बहुत कुछ है। प्रेम है, धोखा है, समाज के बंधन है और शायद शायद न्याय का कोई अलौकिक तरीका भी। देखते हैं ये कथा हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी हमें ले जाती है 20 साल पहले, एक अमावस की रात। विवरण ऐसा है कि आसमान में बिल्कुल अंधेरा था, घुप अंधेरा, हवा भी बहुत तेज, जैसे पेड़ डर से कांप रहे हों। और उसी माहौल में अचानक गांव के पुराने मंदिर की घंटी वो अपने आप बजने लगी, जोर जोर से। ये तो वाकई अजीब है, माहौल बनाने वाला। हाँ, सिहरन होती है सोचकर। और उस रात की कहानी की नायिका है रूपा। कथाओं में जिक्र है कि वो बहुत सुंदर थी। गांव के किनारे एक पुरानी सी हवेली थी, थोड़ी वीरान, उसमें रहती थी। गोरा रंग, बड़ी आंखें और सबसे खास थे उसके लंबे घने काले बाल, कमर तक। लेकिन जितनी सुंदर, कहानी में उसकी किस्मत उतनी ही धुंधली सी दिखती है। किस वजह से? वजह थी उसका प्यार। रूपा और गांव के ठाकुर का बेटा विक्रम, दोनों में गहरा प्रेम था। पर वही समाज की दीवार, ठाकुर इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। क्लासिक कहानी। हाँ, साफ बताया गया है रूपा एक गरीब किसान की बेटी थी और ठाकुर, वो अपनी शान, अपना रुतबा, उसके आगे ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता था। बिल्कुल। और यहाँ कहानी सीधे सीधे उस वक्त के समाज पर टिप्पणी करती है। ये सिर्फ अमीर गरीब का मामला नहीं लगता। ये सत्ता है, वर्ग है, शायद जाति का अभिमान भी हो, जो प्यार पर भारी पड़ता है। सही बात है। ठाकुर का विरोध सिर्फ एक पिता का नहीं, वो जैसे पूरे सिस्टम का प्रतीक है। और विक्रम की चुप्पी, उसका अपने पिता के डर से कुछ ना कहना, वो भी तो एक तरह की बेबसी दिखाता है। हाँ, उस समय की युवाओं की शायद। प्यार तो था पर उसके लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं। और ये कायरता ही तो आगे चलकर बहुत भारी पड़ती है। हाँ। और नतीजा उसी अमावस की रात को सामने आया। ठाकुर ने किसी बहाने से रूपा को हवेली बुलाया। कहानी में ऐसा है कि विक्रम को शायद अंदाजा था कुछ गलत होने का। वो रोकना भी चाहता था रूपा को, पर हिम्मत नहीं हुई, पिता का खौफ। हाँ, हिम्मत जवाब दे गई। रूपा अकेली उस अंधेरी हवेली में पहुंच गई। अंदर बस गुप्त अंधेरा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली। अगले ही पल का मंजर तो रोंगटे खड़े कर देने वाला बताया गया है। एक तेज धार वाली छुरी उसकी गर्दन पर चली। एक चीख निकली उसकी, दर्द भरी, जो उसी अंधेरे में हवा के शोर में खो गई। और फिर उसकी लाश को हवेली के पीछे गहरा सा कुआं था, अंधेरा, उसमें फेंक दिया गया। ये जो प्रतीक है ना, वीरान हवेली, वो गहरा कुआं, अमावस की रात, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है जी। ये प्रतीक हैं छुपे हुए गुनाहों के, दबे हुए सच के, उस अन्याय के जिसे छुपा दिया गया। हाँ, सही कह रहे हैं। हवेली जैसे सत्ता का केंद्र, जहां अंधेरे में साजिशें होती हैं, और कुआं, वो गहरा राज जिसे दफनाने की कोशिश हुई। और वो जो बात फैली थी कि कुएं से रात 12 बजे किसी औरत के रोने की आवाज आती है, हाँ, वो शायद सिर्फ अफवाह नहीं थी, वो शायद रूपा की आत्मा की पुकार थी, न्याय के लिए, जो 20 साल तक अनसुनी रही। फिर वक्त बीता, 20 साल गुजर गए। गांव में शायद लोग भूलने लगे थे या डर से याद नहीं करना चाहते थे। जिंदगी चल रही थी और तभी गांव में एक नई टीचर आई, आर्या, शहर से स्कूल में पढ़ाने। अच्छा। शांत सी, सुशील और देखने में सुंदर। बिल्कुल। लेकिन उसके आने से कहानी में एक
एक सनसनीखेज मोड़ आता है। गांव वाले, खासकर पुरानी पीढ़ी के लोग, जैसे ही आर्या को देखते हैं वो चौंक जाते हैं। क्यों? उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, अरे ये तो बिल्कुल रूपा जैसी दिखती है। आर्या को ये सब अजीब लगता है, पर वो शहर की लड़की, ज्यादा ध्यान नहीं देती। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। आर्या का आना और रूपा जैसा दिखना, कहानी यहाँ बहुत साफ तौर पर पुनर्जन्म का विचार सामने ला रही है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे आर्या का आना ही उस दबे हुए अतीत को कुरेदने जैसा है, जिसे गांव भुलाना चाह रहा था। उसका होना ही जैसे एक चुनौती उस खामोशी के लिए। वो अनजाने में ही सही उस पुराने जख्म को फिर से कुरेदने आई है। और इसका पहला सबूत मिलता है पहली ही अमावस की रात को। आर्या गांव में अकेली है। स्कूल के पास एक छोटा सा क्वार्टर मिला है उसे, वहीं है। ठीक आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा। तभी दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक होती है। टक टक टक। ओहो। वो थोड़ी हिचकिचाकर दरवाजा खोलती है, पर बाहर कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा और हवा। वो दरवाजा बंद करके अंदर आती है, थोड़ी डरी हुई, और जैसे ही पलटकर सामने लगे आईने में देखती है। आईने में क्या देखा? उसे अपना चेहरा नहीं दिखता। आईने में एक लड़की का चेहरा है, पीला पड़ा हुआ, डरा हुआ, और उसके गले पर खून का एक गहरा निशान। बाप रे। आर्या की जोरदार चीख निकल जाती है। ये आईने वाली घटना, ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। सवाल ये है कि क्या वो सच में रूपा का भूत था, या फिर ये आर्या के ही अंदर, उसके अवचेतन में दबी रूपा की वो आखिरी भयानक याद थी जो पहली बार बाहर आई। कहानी यहाँ दोनों संभावनाओं को खुला रखती है, अलौकिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। हाँ, ये दिलचस्प है। ये सिर्फ डराने वाला सीन नहीं है, ये शायद आर्या के अंदर रूपा के जागने की पहली आहट है। इस घटना के बाद तो आर्या की रातें बिल्कुल बदल जाती हैं। उसे हर रात अजीब सपने आने लगते हैं, डरावने। वो सपनों में बार बार खुद को उसी पुरानी हवेली में देखती है, खंडर जैसी। उसे लगता है कोई धीमी उदास सी आवाज उसे पुकार रही है, रूपा रूपा। और हर सपने का अंत एक ही तरह होता है। वो महसूस करती है कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, और फिर गर्दन पर वो छुरी का ठंडा स्पर्श, और वो चीख कर जाग जाती है। ये सपने सिर्फ बुरे ख्वाब नहीं हैं, ये असल में उसके पिछले जन्म की बिखरी हुई यादें हैं, टुकड़े हैं जो जुड़ रहे हैं। वो भयानक सदमा, वो अधूरा न्याय, वो दर्दनाक अंत, ये सब अब जैसे सतह पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी यहाँ इस गहरे विचार को सामने लाती है कि कैसे तीव्र भावनाएं, खासकर अन्याय से जुड़ी, सिर्फ एक जीवन तक नहीं रहती। वो शायद चेतना के स्तर पर जन्मों तक साथ चलती हैं, जब तक कोई समाधान ना निकले। सही है। ये आर्या के लिए एक पहेली की तरह है जिसे वो अनजाने में सुलझा रही है। और फिर एक दिन इन सपनों और अजीब घटनाओं के बीच आर्या को सब कुछ साफ हो जाता है। उसे पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। लोक कथा में कहा गया है, उसे यकीन हो जाता है ये सपना नहीं था, ये मेरे पिछले जन्म की हकीकत थी। अच्छा। वो जान जाती है कि वही रूपा है जिसे 20 साल पहले उस रात मारा गया था, और अब वो वापस आ गई है। क्यों? बदला लेने? हाँ, कहानी का इशारा तो यही है, अपना हिसाब बराबर करने, अपना बदला लेने। ये एहसास ये आर्या के किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता होगा, शायद खतरनाक भी। वो अब सिर्फ शहर से आई एक डरी हुई टीचर नहीं है, उसके अंदर एक और पहचान जाग उठी है, रूपा की। हाँ, जो 20 साल से इंतजार कर रही थी। बिल्कुल। और अब शायद बदला लेने पर उतारू है। यहां सवाल ये उठता है, क्या वो अब भी आर्या है जिसमें रूपा की यादें हैं, या रूपा की आत्मा ने आर्या के व्यक्तित्व पर पूरी तरह काबू पा लिया है? उसका अगला कदम क्या होगा? कहानी तेजी से अपने अंत की तरफ बढ़ती है, और फिर आती है एक और अमावास की याद। ठीक 20 साल बाद, वही काली रात। इस बार आर्या डरकर कमरे में बंद नहीं है। वो जानबूझकर एक इरादे के साथ उसी खंडहर हवेली की तरफ जाती है। उसी जगह? हाँ, जहां 20 साल पहले रूपा की कहानी खत्म हुई थी। आज शायद किसी और की कहानी खत्म होने वाली है। जैसे ही आर्या हवेली के अंदर कदम रखती है, माहौल बदल जाता है। हवा तेज हो जाती है, खिड़की दरवाजे अपने आप जोर से बंद होने लगते हैं। अंदर घना अंधेरा, धूल और सीलन की गंध, और तभी उस अंधेरे से एक साया निकलता है। कौन? कहता है, रूपा, नहीं, तुम तो मर चुकी हो। उसका ये डर, ये क्या है? भूत का डर, या अपने गुनाह के पकड़े जाने का डर? 20 साल पहले जो हुआ या जो उसने होने दिया, उसका सामना करने का डर है ये। हाँ, लगता तो यही है। उसका कहना, तुम तो मर चुकी हो,
ये जैसे उसके अंदर दबे अपराध बोध का कबूलनामा है। वो जानता था क्या हुआ था, और आज जब उसे रूपा जैसी दिखने वाली आर्या उसी जगह उसी रात को दिख रही है, तो उसका अतीत उसके सामने है। लेकिन सामने खड़ी आर्या अब वो पहले वाली टीचर नहीं है। कहानी बताती है कि उसकी आंखें गुस्से से, शायद किसी अलौकिक शक्ति से लाल हो गई हैं, दहक रही हैं। अच्छा। वो विक्रम को देखती है और उसकी आवाज में जैसे रूपा का दर्द और आर्या का फैसला दोनों शामिल हों। वो कहती है, रूपा मरी थी, हाँ, पर आर्या जिंदा है और आज तेरा पाप खत्म होगा ठाकुर। कहानी के अनुसार इसके तुरंत बाद हवेली से एक चीख गूंजती है, शायद इस बार विक्रम की। और फिर अगली सुबह जब कुछ गांव वाले हिम्मत करके हवेली के पास जाते हैं तो दरवाजा खुला पाते हैं। अंदर जमीन पर विक्रम ठाकुर की लाश पड़ी है और देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि विक्रम के गले पर ठीक वैसा ही छुरी का निशान है जैसा 20 साल पहले रूपा के गले पर था। तो अंत में वही हुआ, एक तरह से न्याय का चक्र पूरा हुआ। जैसा किया वैसा भरा। जिस हथियार से रूपा मरी उसी से विक्रम। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ फिर सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये सच में न्याय है या ये सिर्फ बदला है? हिंसा का जवाब हिंसा से? ये सवाल तो उठता है। आर्या जो रूपा का पुनर्जन्म है, क्या वो सिर्फ एक माध्यम थी, किसी शक्ति का जरिया, या उसने होश में ये बदला लिया? वो आंखों का लाल होना, उसका वो कहना, ये इशारा करता है कि उस वक्त शायद रूपा के बदले की भावना ही हावी थी। ये न्याय और प्रतिशोध के बीच की जो बारीक सी रेखा है ना, कहानी हमें वहीं लाकर खड़ा कर देती है। इस घटना के बाद कहानी के अंत में कुछ चीजें साफ होती हैं। हाँ। एक तो ये कि उस रात के बाद उस हवेली से फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई, कोई चीख, कोई रोना नहीं सुनाई दिया। जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। हाँ, जैसे वो शांत हो गई। और दूसरी बात, आर्या अगले ही दिन वो चुपचाप अपना सामान लेकर गांव छोड़कर चली जाती है। और कहानी ये खास तौर पे कहती है कि उसने जाते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्या का इस तरह जाना ये भी कई सवाल छोड़ता है। क्या उसका मकसद पूरा हो गया था? रूपा की आत्मा को शांति मिल गई तो अब आर्या आजाद थी अपनी जिंदगी जीने के लिए? हो सकता है। या फिर वो उस जगह से, उस अतीत से और शायद उस पहचान से ही दूर जाना चाहती थी जिसने उसे एक हत्या करने पर मजबूर किया, भले ही बदले के नाम पर। उसका ये चुपचाप चले जाना रहस्य को और गहरा करता है। लेकिन कहानी का अंत यहाँ भी नहीं होता। एक आखिरी बहुत ही मार्मिक बात है जो लोक कथा में मिलती है। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि हर अमावस्या की रात अगर कोई हिम्मत करके उस हवेली के पास से गुजरे तो कभी कभी रूपा की एक धुंधली सी परछाई दिखती है। अच्छा, लेकिन अब वो रोती या चीखती नहीं, बल्कि वो मुस्कुराती हुई दिखती है। कहानी कहती है जैसे उसे आखिरकार सुकून मिल गया हो, इंसाफ मिल गया हो। ये आखिरी छवि, मुस्कुराती हुई परछाई, ये बहुत शक्तिशाली है। मुस्कुराहट मतलब संतुष्टि, शांति। पर सवाल फिर वही है, किस चीज की संतुष्टि? हाँ, न्याय की या बदले की? क्या ये न्याय मिलने की शांति है या बदला पूरा होने का सुकून? क्या आत्मा की शांति के लिए बदला लेना जरूरी था? कोई और रास्ता नहीं था? कहानी इन सवालों का जवाब नहीं देती। वो हमें सोचने के लिए छोड़ देती है कि न्याय, शांति, बदला, इनके मायने क्या हैं। तो हमने देखा कि कैसे पुनर्जन्म, अमावस की रात की हत्या की ये कहानी, जो एक लोक कथा है, सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है। इसके अंदर कितनी परतें हैं, प्यार की नाकानी, सामाजिक अन्याय, विश्वासघात, पुनर्जन्म का रहस्य और अंत में एक तरह का इंसाफ। बिल्कुल, सब धागे बारीकी से बुने हुए हैं। ये कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। सही कहा, और यही इसकी खूबसूरती है कि ये हमें कई अहम सवालों के साथ छोड़ जाती है। जैसे अगर आर्या बदला लेने के बजाय मान लीजिए कानूनी रास्ता अपनाती या समाज के सामने सच लाती तो क्या होता? क्या रूपा की आत्मा को वो सुकून मिलता? क्या गहरे जख्म सिर्फ पलटवार से भरते हैं? या कहानी की शुरुआत में जाएं, अगर 20 साल पहले विक्रम में थोड़ी हिम्मत होती अपने पिता के गलत फैसले के खिलाफ खड़े होने की, तो क्या ये सब होता ही? शायद नहीं। ये कहानी शायद हमें हमारे अपने चुनावों और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। कैलाशपुर की इस रहस्यमयी और दिल को छूने वाली कहानी पर हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है
इस लोक कथा की गहराइयों में उतरना सबके लिए उतना ही दिलचस्प रहा होगा जितना हमारे लिए।